हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि औरतों ने अपनी दुनिया को कैसे बदला है। ठीक है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि हम लड़के और लड़की के रूप में बड़े कैसे होते हैं, राइट। तो हमने इसमें देखा कि कैसे महिलाओं के काम को पुरुषों की अपेक्षा कम समझा जाता है, कैसे महिलाओं के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है, उन्हें बड़े करने का तरीका भी कैसे लड़कों से भिन्न होता है, उनके खिलौने अलग होते हैं, उन्हें संस्कार अलग दिए जाते हैं कि लड़कों को ऐसा करना चाहिए, लड़कियों को ऐसा, लड़कों को इस प्रोफेशन में जाना चाहिए, लड़कियों को इस प्रोफेशन में जाना चाहिए। तो उन सभी बंदिशों को तोड़ते हुए कैसे महिलाएं, लड़कियां आगे बढ़ी हैं, कैसे उन्होंने समानता के लिए संघर्ष किया है, कैसे दुनिया को बदला है, उस सब के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि औरतों ने बदली दुनिया, औरतों ने अपनी दुनिया को कैसे बदला। इसके बारे में आज हम इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर। देखिए, यहाँ कुछ कॉलम दिए हुए हैं कि कौन क्या काम करता है। अब आप ना सबसे पहले खुद एनालिसिस कीजिए कि निम्नलिखित लोगों के चित्र बनाइए। जैसे कि एक किसान है, अगर एक किसान के रूप में देखा जाए तो आप किसको प्रेफरेंस देंगे। आपके दिमाग में डायरेक्ट इमेज आएगी एक पुरुष की, कि एक किसान की भूमिका के रूप में पुरुष होता है। हालांकि एक पुरुष और महिला बराबर का काम करते हैं खेत में, बल्कि एक किसान के खेत में उसका पूरा परिवार उसके साथ काम करता है, लेकिन भूमिका सिर्फ एक पुरुष की होती है। उसी को हम किसान के रूप में देखते हैं। एक मिल में मजदूर कौन होता है, वो भी एक पुरुष होता है। एक नर्स, इसके लिए हम महिलाओं को प्रेफरेंस देंगे कि यहाँ पे कौन होगी, लड़की। उसके लिए भी अलग अलग कैटेगरीज बना दी गई कि नर्सों के लिए लड़कियाँ, मतलब लड़कियों के लिए नर्स का प्रोफेशन ही क्यों सूटेबल है, क्यों, क्योंकि उनको ऐसे संस्कार दिए जाते हैं कि वो सहनशील होती हैं, संवेदनशील होती हैं, मृदुभाषी होती हैं, पेशेंट को अच्छे से हैंडल कर सकती हैं, इसलिए उनको नर्स की फील्ड में जाना चाहिए। अच्छा, आप सोचेंगे फिर उसके बाद कि एक वैज्ञानिक, तो हमने जैसे कि पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि साइंस और टेक्निक का जो फील्ड है उसमें लड़कियों को नहीं जाना चाहिए क्योंकि उनका दिमाग नहीं चलता है इसमें। तो आपके दिमाग में इमेज आएगी कि यहाँ पे पुरुष होंगे। एक पायलट भी एक पुरुष होगा। एक शिक्षक के तौर पे आप सोचेंगे कि एक महिला होगी। क्यों? क्योंकि आप देखते हैं कि लड़कियों के लिए एकदम सेफ जॉब है। ठीक है, सुबह जल्दी जाना, घर जल्दी वापस आ जाना, और अपने घर का काम भी करना, घर भी संभालना, साथ साथ स्कूल भी हैंडल करना। तो ये आप लड़कियों के लिए थोड़ी सेफ जॉब समझते हैं कि लड़कियों को ऐसी ही जॉब करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ज़माना बहुत ख़राब चल रहा है। तो आप यहाँ देखेंगे कि इन्हें लड़कियों के लिए प्रेफर ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, चलिए, जब आपकी कक्षा द्वारा बनाई गई चित्रों को देखने के लिए इनकी तालिका को भरिए। ठीक है, तो आपने देखा कि हमने कैसे इन सब को अलग अलग से जोड़कर देखा है कि कौन क्या काम करता है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे इमेज में देखिए, यहाँ साफ साफ बताया गया है कि एक शिक्षक वर्ग के लिए पुरुष 5 हैं तो महिलाएं 25 हैं। क्यों? क्योंकि शिक्षक की जॉब महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक मानी जाती है कि यहाँ पे महिलाएं कंफर्टेबल रहेंगी। ठीक है, किसान सारे के सारे पुरुष होते हैं। महिलाएं, देखिए यहाँ कह रहा है कि भारत में 83.6% महिलाएं खेतों में काम करती हैं। उनके काम में पौध रोपना, खरपतवार निकालना, फसल काटना, कुटाई करना शामिल है। फिर भी जब हम किसान के बारे में सोचते हैं तो हम एक पुरुष के बारे में सोचते हैं। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, मिल मजदूर पुरुष जाता है, नर्स महिलाएं हैं, वैज्ञानिक के लिए पुरुष हैं, पायलट के लिए पुरुष हैं। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ये हमने पढ़ा कि रूढ़िबद्ध धारणाओं की वजह से होता है कि हम सोचते हैं कि ये काम लड़कों का है, ये काम लड़कियों के लिए ही बने, लड़कों को यही काम करना चाहिए, और लड़कियों को दिमाग साइंस और टेक की फील्ड में नहीं चलता है तो लड़कियों को इनसे दूर रहना चाहिए, उन्हें टीचिंग लाइन में जाना चाहिए। उनका स्वभाव मृदुभाषी होता है, वो सहनशील होती हैं तो उन्हें नर्स बनना चाहिए, उन्हें घर का काम संभालना चाहिए, उन्हें ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। ये सब धारणाएं हमारे मन में, तो उसके अकॉर्डिंग हमने उनको काम बांट दी। कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं। रोजी मैडम की कक्षा के अधिकांश बच्चों ने नर्स के लिए महिलाओं के और पायलट के रूप में पुरुषों के चित्र बनाए। ऐसा उन्होंने इस कारण किया कि उन्हें लगता है कि घर के बाहर भी महिलाएं कुछ खास तरह के काम ही अच्छी तरह कर सकती हैं। क्यों लगता है उन बच्चों को ऐसा क्यों लगता है? क्यों? क्योंकि वो उसी समाज में पले बड़े हैं जो कल बड़े होकर पुरुष से स्त्री बनेंगे। वो लड़की जिसने अपने आप को एक नर्स के रूप में देखना चाहा, वो इसलिए क्योंकि उसके घर वालों ने उसके दिमाग में ऐसी इमेज बनाई। वो लड़का जो सोचता है कि लड़की सिर्फ यही काम कर सकती है और मैं कुछ भी बन सकता हूँ। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में उसकी फैमिली ने, उसकी सोसाइटी ने ऐसी इमेज बनाई है। ठीक है, उदाहरण के लिए बहुत से लोग मानते हैं कि महिलाएं अच्छी नर्सें हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि उनका स्वभाव
मृदु भाषी होती हैं, वो उनका स्वभाव अच्छा होता है, सहनशील होती हैं। तो इन सब वजह से हम सोचते हैं कि नर्सों का काम सिर्फ महिलाओं का होता है, क्योंकि वे अधिक सहनशील और विनम्र होते हैं। इसे परिवार में स्त्रियों की भूमिका के साथ मिलाकर देखा जाता है। हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी में चैप्टर फर्स्ट में रूढ़िबद्ध धारणाओं में पढ़ा था कि लड़कियों के लिए कौन कौन सी धारणाएं जोड़कर देखी जाती हैं ना। उसी प्रकार से माना जाता है कि विज्ञान के लिए तकनीकी दिमाग की ज़रूरत होती है और लड़कियां और महिलाएं तकनीकी कार्य में सक्षम नहीं होती। क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, है ना। इसरो में जितने महिलाएं भी साइंटिस्ट हैं, आपने मिशन मंगल मूवी देखी होगी, उसमें महिलाएं भी साइंटिस्ट हैं, ठीक है। तो ये बात नहीं है कि साइंस और टेक में महिलाओं का दिमाग नहीं चलता, ये हमारे मन में सिर्फ रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अनेक लोग इस प्रकार की रूढ़िबद्ध धारणाओं में विश्वास करते हैं, इसलिए बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर व इंजीनियर बनने के लिए अध्ययन करने और प्रशिक्षण लेने के लिए वह सहयोग नहीं मिल पाता है जो लड़कों को मिलता है। अधिकांश परिवारों में स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने के बाद लड़कियों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वे शादी को अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य मान लें। उन्हें समझा दिया जाता है कि तुम्हें पढ़ाई लिखाई ज़्यादा करके क्या करना, आखिर में तुम्हें तो संभालना घर ही है, चाहे कितना ही पढ़ लो, ठीक है। ऐसा होता भी है। देखिए, समाज की संरचना ही ऐसी है, जब हम लड़की को पढ़ा देते हैं तो आप जब उसकी शादी कर दे तो वो कम्प्लीटली अपने ससुराल वालों पे डिपेंड हो जाती है कि वो चाहेंगे तो जॉब करेगी, अदरवाइज जॉब कर रही है तो भी उसको जॉब से निकलवा देंगे कि हमें इसकी कमाई की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसी ऐसी मानसिकता के लोग हैं यहाँ पे कि आप पूछिए मत। यह समझना आवश्यक है कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ सभी बच्चों को अपने चारों ओर की दुनिया के दबावों का सामना करना पड़ता है। कभी यह दबाव बड़ों की अपेक्षाओं के रूप में होता है तो कभी यह हमारे अपने ही मित्रों के गलत तरीके से चिढ़ाने के कारण पैदा हो जाता है। जैसे मित्र आपको चिढ़ाते हैं, कोई लड़का है उसको बुरा लग रहा है किसी बात पे, उसको कुछ फील हो गया है, वो रोना चाहता है लेकिन वो रो नहीं पाता, क्यों? क्योंकि उसके मित्र उसको चिढ़ाएंगे। अब किसी लड़के का मन शेफ बनने का है तो परिवार वालों की उससे अपेक्षा है कि हमारा बेटा इंजीनियर बने, फौज में जाके भर्ती हो, देश की सेवा करे, लेकिन उसका इंटरेस्ट शेफ बनने में है तो परिवारों वालों की अपेक्षाएं उनको ऐसा करने से रोकती हैं, दबा देती हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद में रूढ़ियों को तोड़ा है किसने? देखिए, यहाँ एक झारखंड की आदिवासी परिवार की 27 वर्षीय महिला है लक्ष्मी लाकरा ने इस धारा का रुख बदल दिया। उत्तरी रेलवे की वे पहली महिला इंजन चालक हैं। तो देखिए, महिलाएं इन रूढ़ियों को तोड़ते हुए आगे बढ़ी हैं, उन्होंने अपने लिए कुछ किया है। ऐसा नहीं कि हाँ, सभी ऐसी नहीं है कि जिस डर्रे पे समाज चल रहा है हम भी उसी डर्रे पे चलेंगे, नहीं। ऐसी क्रांतिकारी महिलाएं भी हुई हैं जिन्होंने समाज को साइड में रख के अच्छे अच्छे काम भी किए हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब ये कह रहा है कि लड़कों पर ऐसा, एक मिनट, हाँ जी, लड़कों पर ऐसा नौकरी प्राप्त करने के लिए दबाव होता है जिसमें उन्हें अधिक वेतन मिले। यदि वे दूसरे लड़कों की तरह व्यवहार नहीं करते तो उन्हें चिढ़ाया जाता है, उन्हें धौंस दी जाती है। अब जैसे लड़के रोते हैं तो कहते हैं अरे तू तो नामर्द है, मर्द तो रोते नहीं, मर्द को दर्द नहीं होता। तो इनसे ऐसी अपेक्षाएं की जाती हैं लड़कों से और वो इसी को अपना जीवन समझ लेते हैं कि हाँ, लड़के ऐसे ही होते हैं, उन्हें कभी दर्द नहीं होता, उन्हें रोना नहीं होता है, ठीक है। आपको याद होगा कि कक्षा 6 में हमने ये सब बातों के बारे में पढ़ा था, ठीक है। परिवर्तन के लिए सीखना, स्कूल जाना आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे जैसे स्कूलों में हर साल अधिक संख्या में बच्चे प्रवेश ले रहे हैं, हम सोचने लगे कि ये सब बच्चों के लिए स्कूल जाना एक साधारण बात है। हमारे लिए यह कल्पना करना भी कठिन है कि कुछ बच्चों के लिए स्कूल जाना और पढ़ना पहुंच के बाहर की बात है। अनुचित बात भी मानी जा सकती है, परंतु अतीत में लिखना और पढ़ना कुछ लोग ही जानते थे। अधिकांश बच्चे वही काम सीखते थे जो उनके परिवार में होता था, उनके बुजुर्ग करते थे। लड़कियों की स्थिति और भी खराब थी। लड़कियों को बाहर पढ़ने के लिए ही नहीं भेजा जाता, कुछ को तो प्राइमरी एजुकेशन ही नहीं दी जाती थी। अगर किन्हीं लड़कियों को किस्मत से प्राइमरी एजुकेशन मिल गई तो उनकी बदकिस्मती ये होती थी कि अगर उनके स्कूल में, अगर उनका स्कूल सिर्फ 5th तक है तो उन्हें 5th के बाद एजुकेशन नहीं मिलेगी, अगर 8th तक है तो सिर्फ 8th तक। यानी कि जहाँ तक आपके स्कूल गांव में गवर्नमेंट स्कूल्स हैं आप वहीं तक पढ़ाएंगे लड़कियों को, आप पढ़ने के लिए शहर नहीं भेजेंगे, जहाँ दूसरे गांव में नहीं भेजेंगे लड़कियों को, जहाँ पे स्कूल है आगे पढ़ने के लिए, कॉलेजेस में नहीं भेजेंगे। क्यों? रूढ़िबद्ध धारणा है कि पढ़ा लिखा के क्या करेंगे, लड़कियों को तो घर ही संभालना है।
उन समाजों में जहाँ लड़कों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, लड़कियों को अक्षर तक सीखने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि उन परिवारों में भी जहाँ कुम्हारी, बुनकरी और हस्तकला सिखाई जाती थी, यह धारणा थी कि लड़कियों और औरतों का काम केवल सहायता करने तक ही सीमित है, यानी कि इन कामों में उनका अहम रोल नहीं माना जाता था। उदाहरण के लिए कुम्हार के व्यवसाय में स्त्रियां मिट्टी एकत्र करती थी और बर्तन बनाने के लिए उसे तैयार करती थी। चूंकि वे चाक नहीं चलाती थी, इसलिए उन्हें कुम्हार नहीं माना जाता था। 19वीं शताब्दी में लगभग 200 वर्ष पूर्व शिक्षा के बारे में कई नए विचारों ने जन्म लिया। विद्यालय अधिक प्रचलन में आ गए और वे समाज जिन्होंने स्वयं कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था, अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। तब भी लड़कियों की शिक्षा को लेकर बहुत विरोध हुआ। इसके बावजूद बहुत सी स्त्रियों और पुरुषों ने बालिकाओं के लिए स्कूल खोलने के प्रयत्न किए। स्त्रियों ने पढ़ना लिखना सीखने के लिए संघर्ष किया। देखिए, लड़कियों ने यहाँ तक पहुँची, आज वो इसरो में साइंटिस्ट हैं, कोई पायलट है, फ्लाइट उड़ा रही है, कोई फाइटर पायलट है, फाइटर प्लेन की पायलट है तो वो यहाँ तक कैसे पहुँचे? उन्होंने इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किया। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से उनकी ऐसी सिचुएशन है, नहीं, वो यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने पता नहीं क्या क्या संघर्ष किए हैं। आइए हम राम सुंदरी देवी का अनुभव पढ़ें, जो 200 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल में पैदा हुई थी। 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी। उनकी अमार जीवन मतलब कि हमारा जीवन भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है। देखिए, ये है संघर्ष। ये पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी। ठीक है। राम सुंदरी देवी एक धनवान जमींदार परिवार की गृहिणी थी। उस समय लोगों का विश्वास था कि यदि लड़की लिखती पढ़ती है तो वह पति के लिए दुर्भाग्य लाती। देखिए कैसी मानसिकता थी, आज भी है बहुत से लोगों की ऐसी, और वो विधवा हो जाती है। इसके बावजूद उन्होंने अपनी शादी के बहुत समय बाद स्वयं ही छुप छुप कर लिखना पढ़ना सीखा। क्यों छुप छुप कर पढ़ती थी? क्योंकि लोग यहाँ ऐसी मानसिकता वाले लोग थे, अगर लड़की पढ़ेगी तो वो विधवा हो जाएगी, पति के लिए बर्बादी का कारण बनेगी। कैसी संकुचित मानसिकता के लोग थे। मतन सवेरे ही काम करना शुरू कर देती थी और उधर आधी रात हो जाने के बाद भी काम में लगी रहती थी। बीच में भी विश्राम नहीं होता था। उस समय मैं केवल 14 वर्ष की थी। मेरे मन में एक अभिलाषा पनपने लगी, मैं पढ़ना सीखूंगी और एक धार्मिक पांडुलिपि पढ़ूंगी। मैं अभागी थी। उन दिनों स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता था। बाद में मैं स्वयं ही अपने विचारों का विरोध करने लगी। मुझे क्या हो गया, स्त्रियां पढ़ती नहीं हैं, फिर मैं कैसे पढ़ूंगी? फिर मुझे एक स्वप्न आया। मैं चैतन्य भागवत, एक संत हैं चैतन्य भागवत, उनकी कथा को पढ़ने का उन्होंने मन बनाया और उन्होंने उस कथा को कैसे पढ़ा। देखिए, कथा पढ़ रही थी। बाद में दिन के समय जब मैं रसोई में बैठी हुई भोजन बना रही थी, मैंने अपने पति को सबसे बड़े बेटे से कहते हुए सुना, बिपिन, मैंने अपनी चैतन्य भागवत यहाँ छोड़ी है, जब मैं इसे मंगाऊं तुम इसे अंदर ले आना। वे पुस्तक वहीं छोड़कर चली गई। जब पुस्तक अंदर रख दी गई, मैंने चुपके से उसका एक पन्ना निकाल लिया और सावधानी से उसे छुपा दिया। उसे छुपाना भी एक बड़ा काम था, क्योंकि किसी को भी वह मेरे हाथ में नहीं दिखना चाहिए था। मेरा सबसे बड़ा छोट बेटा उस समय ताड़ के पत्तों पर लिखकर अक्षर बनाने का अभ्यास कर रहा था। उसमें से भी मैंने एक छिपा दिया। जब मौका मिलता मैं जाती और उस पन्ने के अक्षरों का मिलान अपने याद किए गए अक्षरों से करती। मैंने उन शब्दों का भी मिलान करने की कोशिश की जो मैं दिन भर में सुनती थी। अत्यधिक जतन और कोशिशों से एक लंबे समय के बाद मैंने पढ़ना सीखा। देखिए, इन्होंने कितना संघर्ष किया, छुप छुप के। कहीं बेटे ने जो अक्षर लिखे उनको चुरा के, किसी पांडुलिपि के पत्र को चुरा के उन्होंने अक्षरों को मिला मिला के लिखना पढ़ना सीखा। रास सुंदरी देवी के अक्सर ज्ञान ने उन्हें चैतन्य भागवत पढ़ने का अवसर दिया। स्वयं अपने लेखन से उन्होंने संसार को उस समय की स्त्रियों के जीवन के बारे में जानने का एक अवसर दिया। रास सुंदरी देवी ने अपने दैनंदिन जीवन के अनुभवों को विस्तार से लिखा है। ऐसे भी दिन होते थे जब उन्हें दिन भर में क्षण भर का भी विश्राम नहीं मिलता था। इतना समय भी नहीं था कि वे जरा बैठकर कुछ खा ही लें, वो इतना काम करती थी। रास सुंदरी देवी और रुकैया हुसैन, जिन्हें पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं मिली थी,
इस स्थिति के विपरीत वर्तमान समय में भारत में बड़ी संख्या में लड़कियां स्कूल जा रही हैं। इसके बावजूद भी बहुत सी लड़कियां गरीबी, शिक्षण की सुविधाओं के अभाव और भेदभाव के कारण स्कूल जाना छोड़ देती हैं। सभी समाजों और वर्गों की पृष्ठभूमि वाले बच्चों को शिक्षण की समान सुविधाएं प्रदान कराना, विशेषकर लड़कियों को आज भी भारत में एक चुनौती है। देखिए यहाँ कुछ और एग्जाम्पल भी दिए गए हैं आपको। देखिए ये है रुकैया सखावत हुसैन, इनका एग्जाम्पल दिया गया लेडी लैंड का उनका सपना। रुकैया सखावत हुसैन एक धनी परिवार में पैदा हुई थी जिसके पास बहुत जमीन थी। यद्यपि उन्हें उर्दू पढ़ना और लिखना आता था, परंतु उन्हें बांग्ला और अंग्रेजी सीखने से रोका गया। उस समय अंग्रेजी को ऐसी भाषा के रूप में देखा जाता था जो लड़कियों के सामने नए विचार रखती थी, तो इसलिए उनको रोका गया। क्यों? क्योंकि अगर वो अंग्रेजी भाषा पढ़ेंगे तो उनके दिमाग में भी कुछ नए नए विचार आएंगे और वो हमसे ऊपर बढ़कर हमारा विरोध करना शुरू कर देंगे, जिन्हें लोग लड़कियों के लिए ठीक नहीं मानते थे। इसलिए अंग्रेजी अधिकतर लड़कों को ही पढ़ाई जाती थी। रुकैया ने अपने बड़े भाई और बहन के सहयोग से बांग्ला और अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीखा। आगे जाकर वे एक लेखिका बनी। 1905 में जब वे केवल 25 वर्ष की थी, अंग्रेजी भाषा के कौशल का अभ्यास करने के लिए उन्होंने एक उल्लेखनीय कहानी लिखी जिसका शीर्षक था सुल्ताना का स्वप्न। कहानी में सुल्ताना नामक एक स्त्री की कल्पना की गई थी जो लेडीलैंड नाम की एक जगह पहुंची है। लेडीलैंड एक ऐसा स्थान था जहाँ पर स्त्रियों को पढ़ने, काम करने और आविष्कार करने की स्वतंत्रता थी। देखिए इन्होंने ऐसी कल्पना की है। क्या कल्पना की है? ये जिस माहौल में पली बड़ी थी, जहाँ लड़कियों को पढ़ने का, बोलने का, कुछ करने की स्वतंत्रता नहीं थी, ये उस सिचुएशन पे वो कल्पना कर रही हैं कि एक ऐसे स्थान की जहाँ पे लड़कियों को हर चीज़ की स्वतंत्रता हो, छूट हो, विचार रखने की, बोलने की, लिखने की, पढ़ने की, रिसर्च करने की, खोज करने की, हर चीज़ की स्वतंत्रता हो। ठीक है। इस कहानी में महिलाएं बादलों से होने वाली वर्षा को रोकने के उपाय खोजती हैं और हवाई कारें चलाती हैं। देखिए ये कहाँ के सपने देख रही थी उस समय। लेडीलैंड में पुरुषों के आक्रामक बंदूकें और युद्ध के अन्य अस्त्र शस्त्र स्त्रियों की बौद्धिक शक्ति से हरा दिए जाते हैं और पुरुष एक अलग थलग स्थान में भेज दिए जाते हैं। सुल्ताना लेडीलैंड में अपनी बहन साराह के साथ यात्रा पर जाती हैं, तब उसकी आँख खुल जाती है और उसे पता चलता है कि वह तो केवल स्वप्न देख रही थी। देखिए लड़कियाँ, हम सब लोग ऐसा स्वप्न देखते हैं कि हम जैसी सिचुएशन में हैं, हम चाहते हैं कि हम उससे अच्छी सिचुएशन में जाएं। तो इन्होंने भी एक ऐसा ही सपना देखा। ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग एग्जाम्पल देके आपको बताया गया है कि कैसे लड़कियों ने संघर्ष किया है शिक्षा पाने के लिए, उनकी कैसी सिचुएशंस थी, उनको पार करके वो कहाँ तक पहुँची हैं, कैसे पढ़ी हैं। ठीक है। और वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय कैसे हैं। देखिए आज के युग में लड़के और लड़कियां विशाल संख्या में विद्यालय जा रही हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लड़कों और लड़कियों की शिक्षा में अंतर है। भारत में हर 10 वर्ष में जनगणना होती है जिसमें पूरे देश की जनसंख्या की गणना की जाती है। इसमें भारत में रहने वालों के जीवन के बारे में भी विस्तृत जानकारी एकत्रित की जाती है, जैसे उनकी आयु, पढ़ाई, उनके द्वारा किए जाने वाले काम आदि। इस जानकारी का इस्तेमाल हम अनेक बातों के आकलन के लिए करते हैं, जैसे शिक्षित लोगों की संख्या तथा स्त्री और पुरुषों का अनुपात, कि शिक्षित लोग कितने हैं भारत में और उसमें से पुरुष कितने हैं और महिलाएं कितनी हैं। 1961 की जनगणना के अनुसार सब लड़कों और पुरुषों का 40% शिक्षित था, अर्थात वे कम से कम अपना नाम लिख सकते थे। ठीक है। और इसकी तुलना में लड़कियों की क्या सिचुएशन थी वो देखिए। लड़कियों तथा स्त्रियों का केवल 15% भाग शिक्षित था। अब यहाँ से आप आइडिया लगाइए। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार लड़कों में पुरुषों की संख्या बढ़कर 40 से 82 हुई, लेकिन लड़कियों की 15 से 65%, यानी कि यहाँ पर भी बढ़ोतरी हुई। ठीक है। इसका आशय यह हुआ कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों के बीच ऐसे लोगों का अनुपात बढ़ गया जो पढ़ लिख सकते हैं और जिन्हें कुछ हद तक शिक्षा मिल चुकी है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं अभी भी स्त्रियों की तुलना में पुरुषों का प्रतिशत अधिक है। इनके बीच का अंतर अभी समाप्त नहीं हुआ है। ठीक है। देखिए स्कूल शिक्षा में औसत वार्षिक ड्रॉप आउट दर, प्राथमिक 1 से 5 लड़के इतने हैं, लड़कियां इतनी हैं, टोटल इतने हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति, इनके अलग अलग प्रतिशत में ये बताए गए हैं कि कितने बच्चे ड्रॉप आउट हुए हैं।
ठीक है। संभवतः आपने ऊपर दी गई तालिका में इस बात पर ध्यान दिया होगा कि सब लड़कियों की श्रेणी की तुलना में अनुसूचित जाति और जनजातियों की लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर अधिक है। अब इसका कारण देखिए, यहाँ आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर 3.88 है, तो यहाँ 4.20, 6.84 इतनी लड़कियों ने, अनुसूचित जनजाति की इतनी लड़कियों ने स्कूल छोड़ा है। ठीक है, 6 to 8 तक यहाँ पर 4.60 है, तो यहाँ पर 6.03, यानी कि यहाँ पर भी ज़्यादा है, यहाँ पर 8.71। तो अनुसूचित जाति और जनजातियों की लड़कियों ने ज़्यादा स्कूल छोड़ा है। इसका अर्थ यह हुआ कि दलित व आदिवासी पृष्ठभूमि की लड़कियों के स्कूल में रहने की संभावना कम रहती है। वर्ष 2011 की जनगणना से यह भी पता चलता है कि अनुसूचित जाति और जनजाति लड़कियों की अपेक्षा मुस्लिम लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की संभावना और भी कम रहती है। मुस्लिम लड़कियां स्कूल में लगभग 3 वर्ष रह पाती हैं, जबकि अन्य समुदायों की लड़कियां स्कूल में 4 वर्ष का समय बिता पा रही हैं। दलित, आदिवासी और मुस्लिम वर्ग के बच्चों के स्कूल छोड़ देने के अनेक कारण हैं। देश के अनेक भागों में, विशेषकर ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में नियमित रूप से पढ़ाने के लिए न उचित स्कूल है, न ही शिक्षक हैं। अब गांव के लेवल पर ऐसा कोई सिस्टम है नहीं, और शहरों में लड़कियों को पढ़ने के लिए भेजते नहीं। यदि विद्यालय घर के आसपास न और लाने ले जाने के लिए कोई उचित साधन भी ना हो, तो लड़कियों को पढ़ने के लिए भेजा नहीं जाता है। साधन जैसे बसें, वैन आदि की व्यवस्था ना हो तो अभिभावक लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। कुछ परिवार अत्यंत निर्धन होते हैं और अपने सब बच्चों को पढ़ाने का खर्चा नहीं उठा सकते, इसलिए वो लड़कों को प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, बहुत से बच्चे इसलिए भी स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उनके साथ उनके शिक्षक और सहपाठी भेदभाव करते हैं। ये भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, भेदभाव का कारण जैसा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ हुआ था कि सभी पढ़ रहे थे लेकिन उन्हें झाड़ू निकालने के लिए कहा गया था। अच्छा जी, उसके बाद ये देखिए एक और ग्राफ दिया गया है यहाँ पे, लड़के और लड़कियाँ। यहाँ सभी लड़के हैं 4.36%, और यहाँ पे अनुसूचित जनजाति के लड़के 7.0%। ये किसका ग्राफ दिया गया है? प्राथमिक कक्षाओं में स्कूल छोड़ देने वाले बच्चों के आंकड़ों को देखिए। यहाँ सबसे ज़्यादा स्कूल किन बच्चों ने छोड़ा? अनुसूचित जनजाति के लड़कों ने। क्यों? क्योंकि हो सकता है उनके साथ स्कूल में भेदभाव हो रहा हो, जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ हुआ था, है ना। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना कब शुरू की गई थी भाई? 2014 में शुरू की गई थी। ठीक है, अच्छा जी, महिला आंदोलन क्या है? अब महिलाओं और लड़कियों को पढ़ने और स्कूल जाने का अधिकार है। अन्य क्षेत्र भी हैं जैसे कानूनी सुधार, हिंसा और स्वास्थ्य, जब लड़कियों और महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है। ये परिवर्तन अपने आप नहीं आए हैं, औरतों ने व्यक्तिगत स्तर पर और आपस में मिलकर इन परिवर्तनों के लिए संघर्ष किए हैं। इन संघर्षों को महिला आंदोलन कहा जाता है। देश के विभिन्न भागों से कई औरतें और कई महिला संगठन इस आंदोलन के हिस्से हैं। कई पुरुष भी महिला आंदोलन का समर्थन करते हैं। इस आंदोलन में जुटे लोगों की मेहनत, निष्ठा और उनकी विशेषताएं इसे एक बहुत ही जीवंत आंदोलन बनाती हैं। देखिए, आज महिलाओं के पास कानूनी सुधार जैसे हिंसा और स्वास्थ्य के लिए उनके पास कानून है कि वो उनके खिलाफ आवाज़ उठा सकती हैं। स्कूल जाने का उनके पास अधिकार है, पढ़ने लिखने का अधिकार है। ये कैसे हुआ? क्या ये हमेशा से ऐसा था? नहीं, उन्होंने इस चीज़ को पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किया है। इसमें महिलाओं संगठन इस आंदोलन के हिस्से रहे, पुरुषों ने भी महिलाओं का समर्थन किया है। ठीक है, इसमें चेतना जागृत करने, भेदभाव का मुकाबला करने और न्याय हासिल करने के लिए भिन्न भिन्न रणनीतियों का उपयोग किया गया। इनकी कुछ झलकियाँ आप ये देख सकते हैं कि कैसे महिलाओं को अवेयर किया गया है कि आपके साथ जो हो रहा है आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। उन्हें अवेयर किया गया है। ठीक है, अभियान चलाए गए हैं। भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाना महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभियानों के फलस्वरूप नए कानून भी बने हैं कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं उसके अगेंस्ट, और चाहते हैं कि आपको न्याय मिले तो आप न्याय पाने के लिए कोई अभियान चला रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है उसके लिए कोई नया कानून बन जाए। ऐसे बहुत से अमेंडमेंट हुए हैं सुप्रीम कोर्ट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो सुप्रीम कोर्ट ने किए हैं। क्यों? क्योंकि कोई पर्टिकुलर इंसान ही तो उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, उसके खिलाफ जाके वो सुप्रीम कोर्ट में आवाज़ लगाता है और सुप्रीम कोर्ट नए नए आपके लिए कानून बनाता है। ठीक है, संविधान में संशोधन करता रहता है।
अब और आप फिर सरकार पर भी प्रेशर डालते हैं तो सरकार और भी आपके लिए अच्छे अच्छे कानून बनाती है। अभियानों के फलस्वरूप नए कानून भी बने। सन 2006 में एक कानून बना जिससे घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों की कानूनी सुरक्षा दी जा सके। ये कानून बना, कब बना? 2006 में। इससे पहले ऐसा कोई कानून ही नहीं था। आज कानून है, फिर भी अगर 50% औरतों पर अत्याचार हो रहा है तो उसमें से कुछ परसेंट 10 या 20% औरतें ऐसी होंगी जो उनके खिलाफ आवाज़ उठाकर या FIR दर्ज करवाएंगी, और बाकी फिर सोशल प्रेशर में आके, फैमिली प्रेशर में आके उनकी सोकॉल्ड इज्जत के लिए आवाज़ नहीं उठाती हैं। ठीक है। इसी तरह महिला आंदोलन के अभियानों के कारण 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। ठीक है भाई, एक मिनट में क्या, हाँ जी। इसी तरह महिला आंदोलन के अभियानों के कारण 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए, ताकि महिलाएं बाहर निकल कर काम करें और वो सेफ रह सकें। ठीक है। एक और उदाहरण देखें तो 1980 के दशक में देश भर के महिला संगठनों ने दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज उठाई। ये भी एक बहुत ही दर्दनाक घटनाएं हैं कि दहेज के लिए महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता है, उन्हें मार दिया जाता है। ये कौन करते हैं? ससुराल वाले करते हैं। ठीक है। नवविवाहित युवतियों को उनके पति और ससुराल के लोगों द्वारा दहेज के लालच में मौत के घाट उतार दिया जाता है। महिला संगठनों ने इस बात की कड़ी आलोचना करी कि कानून अपराधियों को कुछ नहीं कह पा रहा है। इस मुद्दे पर महिलाएं सड़क पर निकल आई। उन्होंने अदालत के दरवाजे खटखटाए और आपस में अनुभव व जानकारियों का आदान प्रदान किया। अंततः यह समाज एक बड़ा सार्वजनिक मुद्दा बन गया और अखबारों में छाने लगा। दहेज से संबंधित कानून को बदला गया ताकि दहेज मांगने वाले परिवारों को दंडित किया जा सके। कानून तो बन गया, लेकिन आज भी लोग दहेज मांगते हैं। ठीक है। वो गिफ्ट्स देते हैं अपनी बेटी को, बहुत कुछ है, लेकिन वो है तो दहेज ही। चलिए, कहीं कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पेरेंट्स अपनी मर्जी से देते हैं, जैसे उनका भी होता है वो अपनी बेटी को कुछ गिफ्ट्स देते हैं, चलो मान लिया, ठीक है, इतना होता है। लेकिन बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ लड़के वाले खुद डिमांड करके उनसे कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, शादी के बाद भी मांगते हैं। ना लाने पर उस लड़की को टॉर्चर किया जाता है और उसे मार भी दिया जाता है। ठीक है, उसे मार भी दिया जाता है। ये देखिए, यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है। सत्यरानी महिला आंदोलन की एक सक्रिय सदस्य दहेज के लिए मार दी गई। अपनी बेटी के मामले में न्याय मांगने के लिए लड़े गए लंबे मुकदमे की कानूनी फाइलों से घिरी हुई सर्वोच्च न्यायालय की सीढ़ियों पर बैठी हुई है। इनकी बेटी को मार दिया गया था। ठीक है। तो ऐसे बहुत से केसेस निकल के आते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जागरूकता को बढ़ाया जा रहा है। औरतों के अधिकारों के संबंधों में समाज में जागरूकता बढ़ाना भी महिला आंदोलन का एक प्रमुख कार्य है। गीतों, नुक्कड़ नाटकों व जनसभाओं के माध्यम से वे अपने संदेश लोगों के बीच पहुंचाते हैं। संघर्ष के क्या क्या प्रमुख कारण हैं? कैसे महिला आंदोलन करके आप अपने अधिकारों की मांग रख सकते हैं? आप जागरूकता बढ़ाकर, प्रोटेस्ट करके, आंदोलन करके, है ना, उसके बाद विरोध करके, किसी कानून का विरोध करके। जब महिलाओं के हितों का उल्लंघन होता है, जैसे किसी कानून अथवा नीति द्वारा, तो महिला आंदोलन ऐसे उल्लंघनों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। लोगों का ध्यान खींचने के लिए रैलियां, प्रदर्शन आदि बहुत असरकारक तरीके हैं। ठीक है, सॉरी, ये भाई असरकारक है, जिसका असर हो। तो ये सब आपने देखा कि कैसे क्या क्या कदम उठाए जाते हैं। बंधुत्व व्यक्त करना, कि हम एक दूसरे का साथ देते हैं मिलकर, तो इन सब से भी बहुत कुछ असर पड़ता है। न्याय के अन्य मुद्दों में औरतों के साथ बंधुत्व व्यक्त करना भी महिला आंदोलन का एक हिस्सा है। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को दुनिया भर की औरतें अपनी संघर्षों को ताज़ा करने और जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होती हैं। हर साल 14 अगस्त को बाघा में भारत पाकिस्तान की सीमा पर हजारों लोग इकट्ठा होते हैं और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। ऊपर की तस्वीर में भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच बंधुत्व प्रदर्शित करते हुए औरतें जलाते हुए मोमबत्ती उठा रही हैं। तो हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा कि महिलाओं के साथ कैसे भेदभाव होता था पहले, उन्होंने उसके खिलाफ कैसे आवाज उठाई, कैसे संघर्ष किया, कैसे वो आगे बढ़ी। जैसे हमने देखा झारखंड की एक महिला जो पहली रेल इंजन
की पायलट बनी, उन्होंने रेल इंजन को चलाया। फिर कैसे हमने देखा कि साराभाई थी, उन्होंने कैसे पढ़ना लिखना सीखा, वो कैसे चुरा चुरा कर पढ़ती थी, कैसे उन्होंने संघर्ष किया। रमाबाई का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ठीक है। रुकैया सखावत देखी हमने, उनका एग्जाम्पल लिया। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं, कैसे लड़कों और लड़कियों की एक रूढ़िबद्ध धारणा में जड़ दिया जाता है कि आप इसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे, आप उसके अलावा कुछ और नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ रमाबाई का एग्जाम्पल दिया गया कि अपनी बेटी के साथ है रमाबाई, महिला शिक्षा की योद्धा, स्वयं कभी स्कूल नहीं गई, पर अपने माता पिता से उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया। उन्हें पंडितों की उपाधि दी गई क्योंकि संस्कृत पढ़ना लिखना चाहती थी, जो उस समय की औरतों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। औरतों को तब यह ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। देखिए, इन सभी ने वही काम किया जो उस समय था ही नहीं, जो उन्हें ये करने की अनुमति ही नहीं थी, ठीक है। उन्होंने 1898 में पुणे के पास खेड़ गांव में एक मिशन स्थापित किया, जहां विधवा स्त्रियों और गरीब औरतों को पढ़ने लिखने तथा स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी। उन्हें लकड़ी से चीज़ें बनाने, छापा खाना चलाने जैसी कुशलताएं भी सिखाई जाती थी, जो वर्तमान में भी लड़कियों को काम कम ही सिखाई जाती हैं। ऊपर बाएं हाथ की तरफ छपी तस्वीर में उनका छापा खाना दिख रहा है। रमाबाई का मिशन आज भी सक्रिय है। यहाँ देखिए, यहाँ इनको अलग तरह तरह की चीज़ें सिखाई जाती थी ताकि महिला इंडिपेंडेंट हो सके, वो अपने लिए कुछ कर सके, वो किसी दूसरे पर डिपेंड ना रहें, ठीक है। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जिनसे आप समझ सकते हैं। हमने रुकैया सखावत का पढ़ा, ठीक है। तो इन्होंने कैसे संघर्ष किया, कैसे आगे बढ़ी, कैसे अपने आप को इतना काबिल बनाया, ये कैसे पढ़ी लिखी, एक एग्जाम्पल सेट किया समाज में ताकि दूसरे लोग भी इनको पढ़ाएं। हमने देखा कि कैसे लड़कियों को जब स्कूल गांव में नहीं होते हैं तो उन्हें बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता है, कम पैसे होते हैं तो कैसे लड़कों की पढ़ाई को प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है। तो इन सब से आगे बढ़कर डट कर कैसे आंदोलन करके हम अपने आप को, अपने अधिकार मांग सकते हैं, ठीक है। तो ये इस चैप्टर में हमने ये सब कुछ पढ़ा। आई होप ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।